हेलो बच्चों, वेलकम टू योर आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी विद अतुल सिंह। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कहाँ तक हमारा हुआ था। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस तक था, है ना, लेंथ तक का। ठीक है। तो अब बच्चों बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये इन तीनों का मेजरमेंट हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं दिया है बट शॉर्ट में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग की बारी ये दोनों देख ली, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों अभी ऐसा क्या होता है कि हर कंट्री में ना, हर अपने अपने कंट्री में मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होता है। जैसे आपका 1 किलोग्राम कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, कि आपका 1 सेकंड कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक लेबोरेटरी होता है, हर अपने अपने कंट्री में लेबोरेटरी होता है जहाँ पे वो फिक्स किया जाता है। तो हमारे जो कंट्री में वो मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है बच्चों, वो है NPL, दैट इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसका नाम है। और ये है आपका दिल्ली में। ठीक है बच्चों, दिल्ली में। तो यहाँ पे आपका जो NPL है, यहाँ पे आपका मेन आपका जो भी स्टैंडर्ड होता है मास का और टाइम का, वहाँ यहाँ पे अपना फिक्स होता है। ठीक है, मेजर करके यहाँ पे फिक्स होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला है बच्चों आपका मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मास इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये इसका मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मास रहता ही है। अगर आपका किसी भी चीज़ का मास नहीं है ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, है ना बच्चों। जैसे अभी आपका सबसे छोटा चीज़ ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, एटम्स ले लो, इसका भी मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मास ऑफ प्रोटॉन भी है, हर एक चीज़ का मास होता है। तो इसके लिए हमें हम इस जो ये स्टेटमेंट है आपका, मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो कोई भी इस दुनिया में कुछ भी है उसका मास है ही है। अगर उसका मास नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग आते हैं इसके एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट बेसिकली क्या होता है, एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट आपका एमकेएस सिस्टम में लेते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, इसका एसआई यूनिट केजी होगा, है ना। एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था, एमकेएस सिस्टम होता है। तो इसमें के आपका क्या डिनोट करता है, केजी। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं अब ठीक है, अब हम लोग कैसा है कि जैसे कुछ बड़ा बड़ा वेट रहता है, उसका तो हम लोग मास केजी में, ग्राम में, या फिर जो जो भी है उसमें मेजर कर लेते हैं। बट यहाँ पे बात बात यहाँ पे आती है कि जैसे नॉर्मल आपका मास तो मेजर हो जाता है, बट यहाँ पे आपका जब एटम्स मॉलिक्यूल्स का अगर मास मेजर करना हो तो फिर क्या करें हम लोग, है ना, उसका भी तो मास मेजर करना ही है। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट उसके लिए रखा है, स्टैंडर्ड चीज़ें रखी है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए, जिसका नाम है आपका यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है किसको मेजर करने के लिए, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, वह ठीक है, यू से डिनोट करेंगे। अब क्या होता है कि इसमें आपका एक इन लोग ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मेजरमेंट किया हुआ है कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास कितना आता है। तो 1 यू है, ये टर्म आपका यू से डिनोट करते हैं। तो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कितना आता है। तो बच्चों इन्होंने कैलकुलेट जो किया हुआ है वो आता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg बच्चों। ठीक है, तो मतलब अगर किलोग्राम में देखा जाए तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम लोग मास मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोल एक होता है, ठीक है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वो आपका मॉलिक्यूल से एक वो आपको मोल बताता है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए, वैसे ही उसका मास अगर मेजर करना है किसी मॉलिक्यूल्स का तो हम लोग इससे मेजर करेंगे, और ये 1 यू होता है। ठीक है, जैसे दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास, और उसका कितना किलोग्राम होता है, इतना, देखो कितना छोटा कम होता है ना, 10⁻⁻27, मतलब कितना कम। ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है कि ये तो आपका स्मॉल, एकदम वेरी स्मॉल मास हो गया, वेरी स्मॉल मास। ठीक है, वेरी स्मॉल मास हो गया। बट अगर मैं बात करूं वेरी लार्ज मास की, वेरी लार्ज मास, जैसे मास ऑफ अर्थ, है ना, मास ऑफ पूरा यूनिवर्स। तो बच्चों मास ऑफ इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। अब
न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है, हम लोग इससे आपका किस किस का मास मेजर कर सकते हैं? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, बेसिकली अर्थ प्लैनेट, अर्थ आपका प्लैनेट में ही आता है, ठीक है, मास ऑफ पूरा आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो इससे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें जो लार्ज मास होते हैं, लार्ज मासेस, इससे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेजर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ आपका हम लोग चैप्टर इसमें ही है, आपका 11th में ही है ग्रेविटेशन करके, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं मास, ठीक है बच्चों। तो अभी ये आपका मेजरमेंट ऑफ मास हो गया, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों मास ऑफ, अगर रेंज ऑफ मास की बात करें, अगला जो है आपका सब टॉपिक, तो रेंज ऑफ मास जो रहता है वो सबसे बड़ा जो मास है वो किसका मास रह सकता है? बताओ, अज्यूम, मतलब आप प्रेडिक्शन करो किसका हो सकता है सबसे बड़ा मास। सबसे बड़ा मास जो रहेगा, लार्ज मास, वेरी लार्ज मास, मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा मास ऑफ यूनिवर्स कितना रहता है अप्रॉक्सीमेट, अगर किया तो 10⁵55 kg, आप समझ रहे हो, 10⁵55 kg। और सबसे छोटा मास, वेरी स्मॉलेस्ट मास किसका हो सकता है? क्योंकि सबसे छोटा चीज़ क्या है इस दुनिया में? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अराउंड 10⁻30 kg, ठीक है। तो आप समझ सकते हो -30 है यहाँ पे। तो ये आपका रेंज ऑफ मासेस है, आपको उसमें टेक्स्ट बुक में टेबल्स दिए हुए हैं कि आपका रेंज ऑफ मासेस कहाँ से कहाँ तक है, किस किस का कितना है, ठीक है बच्चों। तो अभी जो अगला टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है आपका 2.5 टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टाइम मेजर करने के लिए वी हैव एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जिसको देखो बेसिकली क्या होता है कि एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक करके, ठीक है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक, ये क्लॉक लिखा है क्लॉक, ठीक है। तो ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक से हम लोग टाइम मेजर करते हैं। अब ये मैंने बताया आपका, ये सब मेजर करने के लिए कहाँ पे रखा है? अपने कंट्री में, हर एक कंट्री का अलग अलग रहता है, अपना लेबोरेटरी रहता है खुद का। तो हमारा जो कंट्री का है वो कहाँ पे रखा है? NPL दिल्ली, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक से हम लोग अपना जो टाइम है उसको मेजर करते हैं। आप समझ रहे हो बच्चों? जो भी आपका सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड से ही तो मिनट है, मिनट से ही आपका हार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेस है यहाँ पे, तो क्या है आपका बच्चों? सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। तो आपका जो बच्चों क्या होता है कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है आपका, उसमें हम लोग क्या देखो, कैसा होता है कि ये सीजियम का एटम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, ठीक है, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक बार में अगर ऐसा वाइब्रेट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन सपोज एक ऑर्बिट ऐसा ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो ये वाइब्रेट हुआ, है ना, वाइब्रेट हुआ। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, मतलब ऊपर जाके नीचे आया, ठीक है, तो उसमें से एक रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन वेव के फॉर्म में रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, पूरा एक वेव का, ये पूरा एक वेव इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फुल वेव होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है बच्चों, वो कितना रहता है? 9192631770 हर्ट्ज रहता है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी इतना रहता है, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में वाइब्रेट किया वो, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट, बेसिकली पहले ऑर्बिट को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे वाइब्रेट किया वो, सेकेंड ऑर्बिट में जाके वो वापस वो नीचे आया, तो एक बार में वो पूरा एक कवर किया है ना, जैसे पेंडुलम होता है, एक इधर गया फिर इधर आया, वैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और नीचे आया। तो ऊपर गया नीचे आया तो उससे आपका एक वेव निकलता है, जिस वेव का फ्रीक्वेंसी रहता है इतना। तो एक उस वेव में इस इतने फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं, है ना बच्चों, है ना मज़ेदार। तो ऐसे आपका टाइम मेजर होता है। और ये इसका एक लेबोरेटरी है जो कि NPL में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे टाइम मेजर करते हैं। ये समझा आपको सेकंड कैसे मेजर होता है। तो जब सेकंड मिल गया तो आपका मिनट, फिर वैसे कैलकुलेट कर दिया, फिर उसके हिसाब से हार, ठीक है। अभी आगे बच्चों क्या होता है, तो इसके हिसाब से आपका टाइम मेजर होता है। ये 9 बिलियन है कुछ समथिंग,
अब बच्चों ये 2.5 का जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, इतने इतने मतलब बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि टाइम कैसे मेजर होता है, 1 सेकंड कैसे मेजर होता है, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 2.6। अगला आ गया आपका, अभी आपसे आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आएंगे, ठीक है। 2.5 तक तो आपका सिंपल सिंपल था, मतलब सिर्फ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी था। अब आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। अब बच्चों यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं, यहाँ से जो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है, अभी तक तो वो ठीक था, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है, जो भी अभी चल रहा था। अब आगे आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। तो ये आपका 2.6 टॉपिक है, आपका एनसीईआरटी के टेस्ट हुए बच्चों, ठीक है। ये देखिए 2.6 टॉपिक एनसीईआरटी के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं एरर। अब बच्चों क्या होता है कि कुछ भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आता है कुछ मेजरमेंट करते वक्त, तो उस अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलते हैं एरर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरमेंट करते वक्त कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो ही जाता है, तो उसको हम लोग एरर बोलते हैं। अब बच्चों क्या है कि हम लोग यहाँ पे दो टर्म में पहले देखते हैं, दो टर्म को हम देखते हैं कि होता क्या है। एरर तो हमें मालूम पड़ा कि मेजरमेंट करते वक्त ही आता है वो, ठीक है, बट एक्यूरेसी और प्रिसिजन की अगर बात करें तो ये क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा जो एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू जिसको बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू मेरा 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं एक्यूरेट वैल्यू लेता हूँ, मैं एक्यूरेट एकदम फिक्स वैल्यू। अब क्या होता है कि मैं ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी की सबसे पहले। तो एक मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता हूँ जिसका लीस्ट काउंट, बच्चों आपको लीस्ट काउंट पता है क्या होता है, पता होना चाहिए लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। अब ठीक है, लीस्ट काउंट, अब यह मैं आपको बताता हूँ, ये स्केल की बात करते हैं। तो ये स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, आप सोचो, ठीक है, सोच लिया। तो स्केल का बच्चों जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। देखो ये जो है ना पहला डंडा, जो पहला वो तो 0 है, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा है, जो पहला डंडा है बच्चों वो तो 0 है, बट उसके बाद वाला जो है 0.1 है ना, उसके बाद वाला तो वो 0.1, वही आपका लीस्ट काउंट है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना लीस्ट काउंट होता है। तो अगर मैं 0.1 सेंटीमीटर का एक लीस्ट काउंट वाला लेता हूँ, मतलब बेसिकली बात कर रहा है कि मैं स्केल जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो मेरा अगर मैं कुछ मेजर करता हूँ तो उसमें मेरा आता है मेजरमेंट, कितना आता है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। उस अगर उससे मेरा एक्यूरेट ये है, एक्यूरेट वैल्यू ये है, एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू, यू कैन से नॉट एक्यूरेट, ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू मेरा ये है। बट मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, उससे मेजरमेंट करता हूँ तो मेरा ये 3.5 सेंटीमीटर आता है। तो बच्चों इस अब क्या होता है, दूसरा मैं प्रिसीजन की बात करता हूँ। प्रिसीजन मैंने लिख दिया बच्चों जल्दी से, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो मैं आपका इंस्ट्रूमेंट लूंगा उसका जो लीस्ट काउंट रहेगा बच्चों वो रहेगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इससे मेजरमेंट करूं तो बच्चों जो उसकी वैल्यू आती है वो सपोज कितनी आती है, 3.38 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक समझ गया क्या था, ये ट्रू वैल्यू मैंने लिया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया 0.1 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट रहेगा, उससे 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 मेजर किया तो 3.5 आया। अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, जो कि प्रिसीजन में आता है, तो उससे जो मेरा मेजरमेंट आया वो 3.38 आया। तो क्या होता है कि एक्यूरेसी में जो वैल्यू रहेगा, देखो ये इंस्ट्रूमेंट 0.01 का है, तो 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, 3.8 आएगा, ऐसे ही आएगा। बट इसमें तो बच्चों ऐसा भी वैल्यू आ सकता है ना, 3.39, 3.42, 3.56, 441, ठीक है, मतलब 4041 ले लो आप। तो इसमें मतलब इसमें देखो पॉइंट के बाद 3 तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, 3 कांस्टेंट रहेगा, 4 कांस्टेंट रहेगा, बस ये वाला चेंज होंगे। मतलब इसका लिस्ट काउंट क्यों 0.01 है ना, इसके लिए ये सारे चेंज होते हैं ना। मतलब एकदम हम लोग 0 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर तक हम लोग लेते हैं इसमें मेजरमेंट। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर जो आया हमने मेजर किया, ये आपका एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। ये क्या है बच्चों, आपका मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज है। आप समझे यहाँ पे क्या बोला मैंने, ठीक है। मतलब एक्यूरेट मतलब क्यों, क्योंकि आपका पॉइंट के बाद
नंबर, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसके लिए हम मोर एक्यूरेट बोलेंगे। अब वो पॉइंट के बाद अगर 2-3 नंबर रहता और भी नंबर रहता तो हम लोग उसको मोर प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मोर एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि हमारा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो 0.1 लीस्ट काउंट का है, इसके लिए मोर एक्यूरेट रहेगा, लेस प्रिसाइज रहेगा। अब प्रिसीजन में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है आपका 3.38 हम लोगों ने मेजरमेंट किया था, तो ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मोर प्रिसाइज रहेगा, प्रिसाइज ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो दो नंबर है ना, मतलब हम लोगों ने लीस्ट काउंट ये लिया था ना 0.01 के लिए, तो ये मोर प्रिसाइज रहेगा, लेस एक्यूरेट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका मोर प्रिसाइज रहेगा और लेस एक्यूरेट रहेगा। मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेट में आपको अंतर समझा बच्चों। ठीक है, तो एक्यूरेट में आपका पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहेगा, ये समझा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर, मतलब 0.5 होगा, 0.6, 0.7, 0.8, बट इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर होगा, पॉइंट के बाद दो, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही ले रहा हूँ ना, तो ये प्रिसीजन में आता है और ये एक्यूरेट में आता है। ठीक है, ये समझा बच्चों आप लोगों को, क्या मोर एक्यूरेट रहेगा, क्या लेस प्रिसाइज रहेगा। तो प्रिसीजन बेसिकली 0.01 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो आता है, एक्यूरेसी जब आपका 0.1 लीस्ट काउंट का आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो आता है। अब एरर की बात करते हैं, तो एक्यूरेसी प्रिसीजन में आपका डिफरेंस समझ गया बच्चों। ठीक है, सो अब क्या होता है कि अब हम लोग एरर की बात करते हैं। अब बच्चों जो एरर है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आप बोलोगे 3 टाइप में किधर है सर, 2 टाइप में, लेकिन 3 टाइप में। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, स्पेलिंग सही है, हाँ सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रैंडम एरर, और तीसरा हो गया आपका लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो 3 टाइप में आपका एरर डिवाइडेड है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो सिस्टमेटिक एरर है वो खुद 3 टाइप में डिवाइडेड है, सिस्टमेटिक एरर। तो जो पहला है वो आपका है इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होता है बच्चों जो कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है, जो भी आपका उसको डिज़ाइन किया गया वो आपका एरर है। अब जैसे मैं बात करूँ थर्मोमीटर की, तो अगर सपोज थर्मोमीटर में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने उस थर्मोमीटर को, जो आपका एरर वाला थर्मोमीटर है, उसको ऐसा डिज़ाइन किया कि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसमें 104 डिग्री सेल्सियस बताता है, 104 डिग्री सेल्सियस बताता है। तो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि वो 104 डिग्री सेल्सियस बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, एक्चुअल में होता है कितना, 100 डिग्री। तो वो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, मतलब थर्मोमीटर में ही गड़बड़ है। अब दूसरा बच्चों आता है आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब बच्चों मेरी राइटिंग के लिए माफ़ कर देना है, ठीक है। टेक्निक, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है नोटबुक में, बट बोर्ड इस पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब देखें सेकंड क्या है बच्चों, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। इसमें अब क्या होता है कि आप जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का। अब जैसे अगर मैं बात करूं थर्मोमीटर की ही बात करते हैं यहाँ पे भी, तो अगर उसकी टेक्निक, अभी यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रूमेंट सही है, जो इसमें जो थर्मोमीटर है, सपोज ये थर्मोमीटर है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही बताता है। बट उसका जो हम लोग टेक्निक, उसका जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे बोला ना इनपरफेक्शन, हम परफेक्ट वे में नहीं करेंगे। अब मुझे आपको बॉडी का टेम्परेचर जानना है, तो मैं क्या करूँगा, आर्मपिट, आपको पता है आर्मपिट, वो जो हाथ रहता है ना हाथ के इधर, तो आर्मपिट के इधर मैं आपका थर्मोमीटर रख दूंगा, तो वहाँ से आपको पूरी बॉडी के टेम्परेचर नहीं मिलती है। वहाँ पे अगर आप रखते हो तो पूरी बॉडी के टेम्परेचर से कम ही टेम्परेचर मिलता है। आर्मपिट पे अगर आप थर्मोमीटर रखते हो तो ये क्या होगा, आपने गलत इस्तेमाल कर दिया है ना, मतलब गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया, इसके लिए आपको बॉडी का पूरा टेम्परेचर नहीं मिला है ना। तो यही हो गया आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉपर, मतलब उसको टेक्निक नहीं जानते हो यूज़ करने की, तो ये हो गया इम्परफेक्शन। अब बच्चों जो थर्ड वाला है सिस्टमेटिक एरर में, वो है आपका पर्सनल एरर। तो ये पर्सनल एरर में नहीं आता था, ये आपको मतलब उसको यूज़ करना नहीं आता है बेसिकली, मतलब उसको टेक्निक नहीं मालूम है कैसे यूज़ करना है। अब ये हो गया पर्सनल एरर। अगला आ गया पर्सनल एरर। तो बच्चों पर्सनल एरर क्या होता है कि अब हम लोग कुछ सेटअप करते हैं, ठीक है। अब जैसे
अगर मैं बात करूँ पर्सनल एरर कैसे, थर्मोमीटर की यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं पर्सनल एरर में। सपोज थर्मोमीटर एक रीडिंग बता रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी लिक्विड, वो ऊपर जा रहा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को उसको पास में आके देखना चाहिए ना, पास में आके देखना चाहिए तो प्रॉपर रीडिंग मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको दूर से देखेंगे, है ना, उसको दूर से देखते हैं। जैसे ही दूर से देखा तो अपने को रीडिंग कुछ और मिल जाएगा। वैसे उसने जो टेम्परेचर में जो रीडिंग है वो सही बताया, लेकिन आपने दूर से देखा तो आपको आपको गलत रीडिंग आ गया। लेकिन अगर वही किसी ने पास से देखा जाके तो आप उसको सही रीडिंग मिला। तो ये आपने खुद ने एरर किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप दूर से देख के एरर कर रहे हो। आपको वही सेम आप पास में जाके देखोगे तो आपको उसका रीडिंग बराबर दिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पर्सनल एरर, मतलब आप खुद एरर करते हो इसमें। या तो आप कोई अपैरेटस को प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग इसमें, या तो बच्चों आपको कोई अपैरेटस का आप सेटिंग बराबर नहीं करते होगे, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके खुद के ऊपर पर्सनल एरर, इसको हम पर्सनल एरर में मान लेते हैं। तो अब इस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, तीनों एरर को कैसे, बाय आप क्या करोगे इसके लिए, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट। अब है ना, इसके लिए बेटर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करोगे ये वाले एरर के लिए। दूसरे वाले एरर के लिए आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे अपने आप को, टेक्निक सीखोगे, है ना, दूसरे वाले एरर के लिए। और तीसरे एरर के लिए आप क्या कर सकते हो, पर्सनल मतलब खुद का जो एरर है वो आप निकाल सकते हो, मतलब आपको सही से जैसा है वैसे रीडिंग लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा रैंडम एरर की। तो बच्चों रैंडम एरर क्या होता है, वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ओके। तो वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर क्यों, मतलब वो रेगुलर ऑकर नहीं होता है, सिंपल ये हो गया आपका। अब जैसे बच्चों इरेगुलर कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर सपोज कुछ आप ऑब्जर्वेशन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप खुद पहले रीडिंग लेते हो। सपोज किसी का किसी भी मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका मेन रीडिंग है 2.56, ये रीडिंग है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन आप पहले एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी रीडिंग कुछ है 2.40। फिर आप वापस वापस वही एक्सपेरिमेंट करो, रिपीट करो, तो आपको वैल्यू आई कितनी 2.56 आ गई, ठीक है। फिर वापस आप रीडिंग कर रहे हो तीसरी बार, तो आप वापस आपकी जो रीडिंग है ना वो चेंज हो जाएगी, 2.66 हो जाएगी। मतलब ऐसा आपको क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये हो गया आपका इरेगुलर, उसको हम रैंडम एरर में बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, लेकिन बार बार जो रीडिंग है ना वो अलग आ रही है, बार बार रीडिंग अलग आ रही है, तो उसको हम लोग इरेगुलर एरर बोलते हैं, और वो आपका रैंडम एरर में आता है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को हम लोग मतलब इसको जो है वो भी, इसका अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सबका मीन वैल्यू ले सकते हैं, है ना। बहुत सारा वैल्यू लिया आपने, सपोज 4-5 वैल्यू ले लिया, तो सबका मीन ले लो आप, है ना। मीन अगर लेते हो आप तो आपका प्रॉपर वैल्यू मिलता है, ओके। ये समझा, इसका हम लोग कैसे परफेक्ट कर सकते हैं इस एरर को, रैंडम एरर को, ओके। अब बच्चों अब अगला आता है आपका लीस्ट काउंट एरर, नेक्स्ट वाला। तो बच्चों लीस्ट काउंट एरर में क्या होता है कि किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में ना, अब जैसे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है स्केल लेंथ मेजर करने के लिए। तो ये जो लीस्ट काउंट है, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है ना। तो ये 0.1, जो 0.1 सेंटीमीटर का जो गैप है ना वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके आगे का छोटा हो जाएगा, फिर उसके आगे का बड़ा हो जाएगा। तो ये लीस्ट काउंट में मतलब एरर आ गया ना यहाँ पे, आप समझ गए। तो ये यहाँ पे आपका लिस्ट काउंट एरर हो जाता है। या फिर आप किसी किसी में सपोज आप कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपने मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट तो आपको पूरा लिस्ट काउंट लेके करना रहता है। तो क्या होता है कि लिस्ट काउंट में कभी कभी वो रीडिंग लेते वक्त वो एरर आ जाता है, ठीक है, आप समझे। मतलब लिस्ट काउंट सपोज वर्नियर हम लोग किसी का ले लेते हैं, वर्नियर कैलिपर का ले लेते हैं, 0.01 होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, 0.01 सेंटीमीटर। तो कोई रीडिंग है आपका जैसे 2.56, ये ले लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर रीडिंग है आपका। तो आप जब कैलकुलेट करते हो तो जो लीस्ट काउंट में है ना उसमें फ़र्क हो जाता है, जैसे 2.57 आ जाता है, तो 2.58 आ जाता है, 2.55 आ जाता है, ये मेन वैल्यू है आपका। बट आप जो रीडिंग कर ले रहे हो आपका ऐसा आ रहा है, तो मतलब ये बेसिकली किस में आ रहा है एरर, लिस्ट काउंट में आ रहा है ना, लिस्ट काउंट में आ रहा है। तो इसको भी अगर आपको सही करना है, मतलब इसको आपको ठीक करना है लिस्ट काउंट एरर को, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो कि इसका भी वही वैसे 3-4 वैल्यू ले लो, 4-5 वैल्यू ले लो, ठीक है, और इसका मीन वैल्यू निकाल लो, तो लिस्ट काउंट एरर अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये समझा बच्चों आपको।
तो लीस्ट काउंट एरर भी, लीस्ट काउंट में मतलब क्या कि पॉइंट के बाद जो भी आपका लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रहता है ना, उसमें आपका एरर आता है, मतलब 0.01 से एरर हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये समझा बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब लिस्ट काउंट एरर ना हम लोग दोनों में काउंट करते हैं, ये याद रखना, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों में ही आता है आपका। तो बच्चों अभी ये समझ गया एरर में आपका जो 3 टाइप है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग ये 3 की बात करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, सो इसके लिए मैं बेसिक सा आपको एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ओके, तो सपोज 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 मेरे एग्जांपल रहेंगे आपके, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट पॉइंट में नहीं लिया। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा ना, ये जो भी आपका मेजरमेंट है, ये सपोज आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ऐसा मैंने आपके टेस्ट बुक में दिया रहेगा, A1 A2 A3 A4 A5 है। ठीक है, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन को मैं क्या ले सकता हूँ, अगर ये A1 A2 A3 है तो मैं इसको A मीन लिख सकता हूँ। ये आपका कंसिडर कर सकते हो A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, ये 6 नंबर हो गए। तो मीन, सबसे पहले मैं मीन निकालूंगा। तो मीन आपको पता ही है, सबको ऐड करना रहता है, 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 6, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। सो ये कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करते हो तो 4 3 7 7 8 9 10 5 15 15 6 21/6 आता है। हाँ बच्चों, अब 21/6 को डिवाइड कर दो ना, कितना आएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, 3 आएगा, 3 0 6 5 जा 30, 3.5। ठीक है, सो बच्चों 3.5 आपका क्या आया, मीन आया। अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आप क्या करोगे, मीन निकालना, मीन कितना आया, 3.5 आया। अब हम लोग हर एक का इसका 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 एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 का एब्सोल्यूट एरर पहले निकालेंगे हर एक का। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 में एब्सोल्यूट एरर क्या करो, देखो उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इन ये वाले रीडिंग में देखने का है, 2 में देखना है ना, फर्स्ट वाले रीडिंग में। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 आप देखोगे तो कैसे आएगा, आप कर सकते हो ए मीन माइनस जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है आपका 2, A1 है ना, A1 आप बोल दो यहाँ पे। तो ए मीन आपका कितना है, 3.5 माइनस 2। ये समझा, ये एब्सोल्यूट एरर किस में आ रहा है, सिर्फ ये वाले वैल्यू में आ रहा है। तो 3.5 माइनस अगर 2 करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 1.5 है ना, 1.5। वैसे ही आपका डेल्टा A2 आएगा, ए मीन माइनस A2 करना है। तो ए मीन आपका 3.5 है, माइनस A2 अगर आप करते हो तो दैट इज 3 है, तो ये कितना आता है बच्चों, 0.5। वैसे ही आपका डेल्टा A3 कितना आएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ए मीन आपका कितना, 3.5 माइनस 4, तो वो आएगा बच्चों आपका माइनस 0.5 ना। हाँ, तो डेल्टा A4 कैसे आएगा बच्चों, डेल्टा A4 आएगा 3.5 माइनस 5। ठीक है, तो कितना आएगा वो 5, पहले हम उल्टा कर, वैसे सीधा कर दो माइनस, फिर बाद में नेगेटिव लगा देना, क्योंकि ए मीन पहले रहेगा, हमेशा ए मीन पहले रहेगा। तो आपका जो भी रहेगा 3.5 माइनस 5 नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा, माइनस 1.5 आएगा। ठीक है, सो डेल्टा A5 देखते हैं, डेल्टा A5 इज 3.5 माइनस 1, दैट इज 2.5। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है डेल्टा A6, 6 लिया ना मैंने नंबर, डेल्टा मतलब एरर, एब्सोल्यूट एरर इन दिस, एब्सोल्यूट एरर को हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा A6 आपका 3.5 माइनस 6, सो कितना हो गया ये 3.5 माइनस 6, कितना हो गया बच्चों, हाँ 2.5।
-2.5, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन हर एक वैल्यू आया, हर एक टर्म का एब्सोल्यूट एरर आया, लेकिन आपको ये तो फाइंड करना ही है, लेकिन ये आपको ऐसे डायरेक्ट भी आप, ठीक है, ये आपको फाइंड करना ही है, याद रखना आपको। अब क्या करना है कि ये सबका मीन लेना है, जो भी आपने फाइंड किया ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको हम लोग किससे, मॉड से डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा ए मीन, ठीक है। अब ये मॉड क्या होता है कि मतलब जो भी रहेगा ना, जो भी टर्म्स है, ये वाले टर्म्स, सॉरी ये वाला टर्म है, ये वाला आया है, डेल्टा A1 में ये आया, डेल्टा A2 आपका किधर गया, ये आया है, डेल्टा A3 आपका ये आया, डेल्टा A4 आपका ये आया, डेल्टा A5 ये आया, डेल्टा A6 ये आया है, ठीक है। तो ये जो भी रहेगा ना सब ऐड हो जाएंगे और उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये सारे जो रहेंगे ना वो सारे के सारे बच्चों ऐड हो जाएंगे और ये पॉजिटिव में रहेगा, ये हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव। ये मेरा जो ये मॉड है वो बताता है, ठीक है। इसका मतलब मैं सबको ऐड कर दूं यहाँ पे 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये देखो इसको माइनस है, इसको आपको प्लस में लेना है, क्यों, सबको ऐड करना है यहाँ पे, माइनस नहीं करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर मॉड में सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना रहता है, यहाँ पे कोई भी माइनस में है तो माइनस में नहीं रखना है। प्लस 1.5, इसको प्लस ले लिया, इसको प्लस 2.5, इसको भी प्लस 2.5, ठीक है बच्चों। तो इस सबको ऐड करते हैं 1.5 1.5 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, 4 हो गया, ये 5 5 4 9 हो गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है बच्चों, 9 है। अभी तक आपका एब्सोल्यूट एरर की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये दोनों आपका एब्सोल्यूट एरर में आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन हर एक का वैल्यू और ये सबका मीन, और मीन हमेशा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, सब ऐड होगा, अगर माइनस में रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐड ही करना पड़ेगा, और जो भी रहेगा वो पॉजिटिव, क्योंकि जब आप सबको ऐड कर रहे हो तो जो भी आएगा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, सीधी सी बात है, माइनस तो कर नहीं रहे हो, जो भी आपका वैल्यू मिला सबको ऐड करना है, याद रखना, ठीक है। तो अगर आप ऐड करते हो तो प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि माइनस तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव में आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे आपका मीन मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, तो एब्सोल्यूट एरर का काम खत्म हो गया। ये कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ठीक है, आगे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर ये तो आ गया है, बट आपका इसका मीन पूरा नहीं वैल्यू आया, ठीक है, ये आपने ऐड किया है तो खाली इसका मीन मिल गया है, मतलब ये मीन मिल गया है। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मीन में निकालता हूँ, देखो कभी भी आप मीन निकालते हो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपने मीन निकाला है ना, ये सब का मीन तो मिल गया, लेकिन अगर आपने मीन निकाला है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 9/6, है ना। तो 9/6 कितना आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 30, 1.5 आता है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 1.5 आया बच्चों, और मीन वैल्यू कितना आया था, 3.5, ठीक है। तो मीन वैल्यू इसका ये आया और मीन एब्सोल्यूट एरर 1.5 आया, ये हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। ये जो आपने ऊपर वाला निकाला ना, ये सबका मीन निकाला है, बस मीन निकाला। अब मीन पूरा एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, डिवाइड बाय आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी करोगे यहाँ पे, ठीक है, इतना समझा। तो ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर ये आ गया और मीन वैल्यू ये आ गया, ये पूरा रफ करके वो सिर्फ वही लिखता हूँ नंबर्स। तो बच्चों ये जो भी आपका मेरा दिया हुआ है, आपके जो भी ये सब रीडिंग्स दिए हुए हैं, तो उसका मेरे को मीन वैल्यू मिला था 3.5, और ये डेल्टा मुझे क्या डिनोट करता है, एब्सोल्यूट एरर, और मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस रीडिंग में क्या मिला मेरा 1.5। अब बच्चों क्या होता है कि अगर मैं इस सारे मेजरमेंट की बात करूं तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं इस सबको एक सिंगल मेजरमेंट में रिप्रेजेंट करूँ, सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ये देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट मतलब ये सारा जो मेजरमेंट है ना, उसको मैं एक सिंगल टर्म में
बता रहा हूँ आपको, मतलब सिंगल मेजरमेंट आपको बताना है। सिंपली आपको क्या बताना है, सिंगल मेजरमेंट। ये सारे मेजरमेंट का एक ही मेजरमेंट बताओ। तो आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले तो आप ए मीन लिखोगे, ए मीन की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये हमेशा याद रखना बच्चों। रिप्रेजेंट हम लोग अगर बहुत सारा रीडिंग दिया है उसको एक ही रीडिंग में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका एरर भी आएगा, एब्सोल्यूट एरर भी आएगा उसमें, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ए मीन कितना है आपका 3.5 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना है 1.5। तो ये इस सारे वैल्यू का सिर्फ एक मेजरमेंट की बात करूं, मतलब इस सारे मेजरमेंट का एक मेजरमेंट आपका ये होएगा जिसमें आपका एरर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक में एरर भी है। ये समझा बच्चों, मतलब अब एरर क्या होता है आपको पता ही है, हर एक जो मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है। तो यहाँ पे एरर आया है 1.5, ठीक है, मीन एरर। तो हम लोग वैल्यू भी सिर्फ मीन का ही लेंगे, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना, आप बिल्कुल याद रखना। तो एब्सोल्यूट, अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर तक देख लिया। अब हम लोग रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की बात करेंगे। तो वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो बच्चों जो रिलेटिव एरर है, अभी हम लोग का जो अगला टॉपिक है रिलेटिव एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब अगला है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर के लिए आपको हमेशा याद रखना वो क्या होता है, हमेशा फॉर्मूला उसका एरर, एरर की स्पेलिंग सही है ना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये सारे रीडिंग की बात करूं, तो एरर तो एक ही होगा ना, और ट्रू वैल्यू भी एक ही होगा इन सब में से। तो एरर एक ही, वो क्या है आपका एरर एक ही, वो ये है ना मीन एब्सोल्यूट एरर। और एक ही उसका, ये सारे मेजरमेंट का एक ही ट्रू वैल्यू क्या है आपका, ये मीन वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एरर क्या रहेगा 1.5 अपॉन 3.5। तो ये आपका रिलेटिव एरर आएगा। तो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आता है, तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 0.428 आता है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे एरर क्या था, ये 1.5 था ना, एरर मतलब वही मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये एरर ये था, और जो ट्रू वैल्यू है सारे मेजरमेंट का ये था, ये याद रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो अभी रिलेटिव एरर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आपको क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर रहेगा ना, परसेंटेज को मैं ऐसा लिखता हूँ, परसेंटेज, एक मिनट, ओहो, तो परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर जो है आपको क्या होता है कि जो भी रिलेटिव एरर रहेगा, जो भी आपका रिलेटिव एरर रहेगा उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, सिंपल है। परसेंटेज एरर क्या होता है, जो भी आपका रिलेटिव एरर रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आपका कितना आया था 0.428 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 42.8, ठीक है। 42.8 को आप 43% भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो मतलब इस सब में जो परसेंटेज एरर आया वो कितना आया 43%। ये याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत इधर, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट एरर समझा, रिलेटिव एरर समझा, परसेंटेज एरर समझा, तो यही आपको A1 A2 A3 के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो बच्चों, आप A1 A2 इन्होंने वही लिया, A1 A2 A2 टिल AN तक लिया है, तो उसके फॉर्म में ये सारा इन लोग ने समझाया है, ठीक है बच्चों। अब उसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, इसी ये जो मैंने सम किया ना, इसका एग्जाम्पल है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल। अब इसमें बोला है कि वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें आपका कुछ रीडिंग्स है, जैसे ये एक रीडिंग है, दूसरा रीडिंग है, तीसरा, चौथा, पांचवा रीडिंग है, ठीक है। तो ये आपके सारे रीडिंग्स हैं। इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया, कैसे आता है। अब हर एक का मतलब हर एक का आपको एब्सोल्यूट एरर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट, सबका एब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबका एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कैलकुलेट किया माइनस साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब क्या बोला है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर सबका निकालेंगे पहले। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया, रिलेटिव एरर कैसे आया, ये एरर अपॉन दिस। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर
तो परसेंटेज एरर भी यहाँ पे मैंने फाइंड किया, कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल तो ऐसे सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2.7। ठीक है, अब हम आगे वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आते हैं, टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व करना, बुक में मत देखना, ये पूरा मत देखना, आप खुद से सॉल्व करना, ये कैसे अभी बताया वैसे ही। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2.6.2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में, तो ये अभी यहाँ से हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। यहाँ तक आप परफेक्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, अब चलो बच्चों, गुड बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय।